हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई लिखाई 11th के बच्चे अलग परेशान, 12th के अलग परेशान, ड्रॉपर अलग ही परेशान। जो 11th के बच्चे हैं वो परेशान क्यों हैं? अभी उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन ख़त्म करके कुछ छोटी छोटी यूनिट्स में प्रवेश किया है, तो वो पीछे का बैकलॉग ही नहीं कवर कर रहा है, तो वो अलग ही परेशान है। कहाँ आके फंस गए हम? कुछ हो नहीं रहा ढंग से, कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, कोप अप नहीं हो पा रहा। पता नहीं कैसे अगले साल जाके 12th में नीट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। मतलब बिल्कुल होपलेस हुए जा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे 12th अपियरिंग हैं वो इससे तो कोविड टाइम चल रहा है, उसके बाद उनका प्री बोर्ड चल रहा है, और प्लस नीट का कोई डेट नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या करें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हैं। और पता नहीं कि मतलब फिजिक्स में कैसे वो फोकस करें, केम में कैसे फोकस करें, बायो में कैसे फोकस करें, प्लस बोर्ड का क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो ड्रॉपर्स हैं, इतना फास्ट चल रहा है उनका सिलेबस, जल्दी जल्दी पढ़ना भी है क्योंकि उनको लगता है मई में पेपर होगा तो मार्च तक तो सिलेबस ख़त्म ही कर लें। तो इतना फास्ट सिलेबस चल रहा है कि उनको लग रहा है कि ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, तो वो बहुत दुखी हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कैसे करें। कोई तो हो जो बताए। टीचर्स तो मान लो रेगुलरली बताते ही रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं आ पा रही उनको। तो कई सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन बच्चों को उन्हीं से इंट्रोड्यूस करा दें जिन्होंने नीट को बिल्कुल फोड़ फाड़ के रख दिया हो, बिल्कुल चिथड़ा मचा दिया हो, मतलब क्रैक ही ना किया हो, बिल्कुल उसमें रैंक ला के रखी हो। तो उनसे बात कराएं, वो क्या सोचते थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे वो अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करते थे, कैसे वो अपने टेस्ट को शेड्यूल करते थे, कैसे टेस्ट में वो स्कोर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, और कैसे वो मतलब पेपर को एंजॉय कैसे करते थे, और कैसे अपने स्टडीज़ को बहुत कूल तरीके से हैंडल करते थे। उन बच्चों को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, लेकिन मैं उनकी बात को डिलीवर करूंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। वो जब डिलीवर करेंगे जो वो सोचते थे, समझते थे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए मैंने ध्रुव कुशवाहा और दीपेश से रिक्वेस्ट करी। ध्रुव कुशवाहा AIR 8, दीपेश AIR 102, इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई आओ जरा अपने जूनियर्स को भी कुछ बताओ क्या सोचते थे, क्योंकि बहुत टेंशन में है बहुत सारे बच्चे। तो उन्होंने बहुत वैसे मेडिकल कॉलेज में बिजी रहते हैं, और आजकल कोविड में तो खैर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम निकाला, बोला सर करते हैं। तो उन्होंने 1-1.25 घंटे टाइम दिया, और उन्हें 1 घंटे तक की बढ़िया से एक वीडियो दी, और जो भी ये चलने जा रही है, ठीक है, अभी आगे है, तो उसको आप ध्यान से देखो, हेडफोन लगाओ, ध्यान से देखो। 1 घंटे की इस वीडियो में, 1.25 घंटे की इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा क्या एक्चुअली साइकोलॉजी थी उनकी, कैसे वो अपने उस फेज को एंजॉय करते हुए आगे आए, और कैसे उन्होंने क्रैक किया, कैसे उन्होंने फोड़ दिया उस पेपर को, जिसको इंडिया सबसे टफेस्ट एग्जाम समझती है। तो आप बिना किसी इफ एंड बट के अकेले बैठो और इस वीडियो को आखिरी तक देखो, अच्छे से देखो, सीखो, और अपने कोई अगर डाउट क्वेरी रह जाती है तो फील फ्री कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और सीधा पूछो, कोई टेंशन मत दो। ध्रुव ही जवाब दे देगा, दीपेश दे देगा, नहीं हमारे रीच में होगा, हम दे देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देखो, सीखो, सोचो, समझो, जानो। ठीक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता फालतू का, अब आप इस वीडियो को देखना शुरू करो। मैंने नेट पे जो आप लोगों को कॉमन डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो अनआंसर्ड रह जाते हैं, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, और उनके ऊपर हम अपने व्यूज रखेंगे। जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल रही है वो हम आपको बताएंगे, मे बी वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे। व्हाई एवरीवन फियर्स टू ड्रॉप? यार अगर मैं देखूं व्हाई एवरीवन फियर्स टू ड्रॉप, तो सबसे पहले आपका साल वेस्ट हो रहा है, वेस्ट, हाँ, आप कुछ कर नहीं रहे। और दूसरी बात, एक सीन रहता है जिसमें आपको सब लोग बोलते हैं कि आपके मार्क्स कम नहीं हो जाने चाहिए बढ़ने के बजाय। सब मतलब जितने भी लोगों से आप मिलोगे तो आप वो यही बोलेंगे कि भाई यार ड्रॉप तो किया है, टाइम को यूटिलाइज करना। सेकेंडली, आप स्कूल से हट जाते हो तो आपका पढ़ाई का सीन थोड़ा वो, आप गलत दिशा में भी भटक सकते हो, आप पूरा टाइम एंजॉय कर सकते हो ड्रॉप ईयर में। मतलब बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका ड्रॉप ईयर जो है वो सक्सेसफुल ना रहे इन सब चीजों की वजह से। और अगर देखोगे तो बहुत फ्री टाइम होता है यार अपने पास, मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर लो तभी भी आपके पास 1-2 घंटे निकल जाता है, या फिर जब पेपर दे के आते हो तो टाइम रहता है।
तो इसलिए ये सब चीज तो एक बार भी आप अगर उसमें चले गए ना मजे वाले सीन में या फिर पार्टी पार्टी मूड में, तो आपका रोज मन करेगा कि भाई हाँ यही करते हैं, क्या करोगे क्लास जाके, यही करेंगे। और हमें ड्रॉप ईयर में एक थोड़ा सा वो प्रिजम्पशन होता है कि एक बार तो हमने करा ही हुआ है, बाद में भी आके कर लेंगे, क्या होगा, थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे लेकिन सिलेक्शन तो हो जाएगा ना। तो ये चीजें की वजह से सब ड्रॉप करने से डरते हैं। ध्रुव। अब मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट ड्रॉप करने से डरते क्यों हैं लोग? एक तो लोग क्या कहेंगे, वो जो होते कितनी फेमस लाइन है ना यार। हाँ वो ये मोस्टली फिर साल वेस्ट हो रहा है, बट हाँ करना तो है, कर लो। मैं नहीं जानता कि कैसा क्वेश्चन है क्या। हाँ मैं ड्रॉप के सपोर्ट में हूँ, बट ड्रॉप करने से लोग डरते क्यों, इसका क्या करेंगे हम लोग? डरते होंगे होंगे रीजंस। हाँ तो पे चला गया। हाय वेलकम बैक, अगला क्वेश्चन। और जो तूने अभी बात बोली कि लोग क्या कहेंगे वाला सीन हो जाता है, हाँ यार, हाँ अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप प्राउड रहो कि आप ड्रॉप कर रहे हो, ऐसे मत रहो कि सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल बंद कर दिया और आप मतलब किसी से कोई अगर पूछेगा क्या कर रहे हो तो ये बहुत ही धीमी धीमी आवाज से भाई ड्रॉप कर रहे हैं। अगर ड्रॉप कर रहे हो तो प्राउड रहो ड्रॉप कर रहे हो, उसको बताओ कि भाई हाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, देख। फोड़ और दूंगा इस मतलब बार। अगर आप एक सोशल स्टेटमेंट बन जाते हो, हैं, हाँ इस बार फोड़ दूंगा। अगर आप एक सोशल स्टेटमेंट दे देते हो ना, तो खुद से लगता है कि भाई हमने बोल तो दिया कि वहां पे हाँ भाई हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसको पता है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो मतलब अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए ड्रॉप करने में प्राउड रहो, ये नहीं कि थोड़ा वो हो जाओ, ठीक है। डज इट मैटर इफ आई डू एमबीबीएस फ्रॉम एनी नॉन प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज? ध्रुव। हम लोग के कॉलेज का कोई नाम नहीं जानता था, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री में एमबीबीएस ही लिखा जाएगा, कॉलेज का नाम नहीं आएगा, तो नहीं मैटर। मेरे अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैटर नहीं करता आप एमबीबीएस कहाँ से करो। हमारे टीचर ने पहले ही बता दिया था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर से कंपेयर करें, सैलरी वो सेम रहती है। आपकी आपका करियर ग्राफ कैसे जाएगा और आपकी सैलरी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपने पीजी कहाँ से करी, ना कि आपने, ये इस पे डिपेंड करता है आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी। बस एमबीबीएस कहीं से भी कर लो और कोशिश करो कि सस्ते में नहीं बैठ जाओ एमबीबीएस में, ये अपनी वो करो। हाँ अगर ठीक है, एक टाइम अगले पे क्वेश्चन। पहले अटेम्प्ट में कॉलेज मिल रहा है तो ले ही लो, मतलब ज्यादा इम्प्रूवमेंट के पीछे हाँ मत ये पड़ो। मत कर हाँ ये मत रखो कि भाई मेरे को करना है तो मेरे को एम्स दिल्ली से करना है या मैमसी से करना है या फिर एलएचएमसी से करना है। जो कॉलेज मिलता है उससे अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करो। बट हाँ ये एमबीबीएस नहीं का है कि पढ़ना पूरा छोड़ दो सिलेबस कि कोई सेम भी है, मिल एमबीबीएस जाएगा, की नहीं टीचिंग वैसा सेम है। थोड़ा फर्क पड़ता है। मोटिवेशनल वीडियो हाँ है ना वो सॉरी, एम करो कि हाँ इतने अच्छे कॉलेजेस में आ जाओ, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आ जाओ, पर अगर नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, आप अपनी एमबीबीएस कहीं से भी कर सकते हो। एमबीबीएस का करिकुलम सेम है, और एमबीबीएस के बाद जो होगा वो सारी जर्नी भी आपकी सेम है। बस एक गवर्नमेंट सीट मैटर करती है, मिले तो ले लो। ये है कि अगर हमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो हम घर पे बैठे बैठे क्या करें। तो मैं इस पे आंसर करना चाहूंगा। पहले घर पे बैठे बैठे आप ये करें, सबसे पहले डीएलपी के लिए अप्लाई कर दे। डीएलपी के लिए भी नहीं करना तो आप पैकेजेस ले लें, आकाश एलएन कहीं से भी ले ले पैकेजेस। उन पैकेजेस को थॉरली सॉल्व करें एक एक क्वेश्चन को, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो अपने प्रिपरेशन के टाइम, आप उतना ज्यादा टेस्ट दो। सब्जेक्टिव और कंपटीशन में एक अंतर होता है, अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और टेस्ट नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने। एक पूरा कोर्स होता है कि आप इतने टेस्ट दोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। भाई नॉर्मल बच्चों का जो मेरी तरह है उनका तो यही होता है, कुछ बच्चे हाँ टैलेंटेड होते हैं जो उनके स्टार्टिंग से ही मार्क्स आने लगते हैं, वो मेरा केस नहीं था। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ध्रुव। ओह हाँ, इसे याद हम लोग ने नहीं बताया ना। हाँ द पेस ने ड्रॉप लिया है तो उससे ड्रॉप स्पेसिफिक सजेशंस देंगे। और ऐसा भी करते हैं ना, यूट्यूब में जो कमेंट्स होंगे हम लोग उस पर रिप्लाई कर देंगे अपनी आईडी से, कर देना मैं कर दूंगा। ये भी वही करना है। करेंगे हम, मैं कर दूंगा। क्वेश्चन क्या था? तुम्हें बोलना है। क्वेश्चन क्या इफ था? अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते तो घर बैठे बैठे क्या अच्छा करें। हाँ। ओके, ये सतीश सर का यूट्यूब चैनल है तो यू नो, और जो बच्चे देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं तो कर लो ऑनलाइन। बट हाँ टेस्ट सीरीज तो जरूरी है। वैसे टेस्ट सीरीज भी फिर सीरियसली नहीं देते हैं अगर बच्चों को नहीं जानते हो, कंपटीशन वाली स्पिरिट नहीं आती है। बट अगर मजबूरी है तो हाँ किसी दोस्त के साथ कर लो कंपटीशन वॉम्पिटिशन के लिए। और टेस्ट सीरीज जब देने जाओगे अब ऑनलाइन तो मत ही
ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो फ्री मिल जाती है। नहीं बट रैंक नहीं आएगी। मैं नहीं जानता, मैं ऑनलाइन कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, ऑफलाइन करो, डाउट्स के लिए ऑनलाइन ठीक है। हाँ, और अपने दोस्तों के नोट्स भी ले सकते हैं। हम्म। लाइक मेरी एक टीचर ने बताया था एक की कहानी, जो जेई एस्पिरेंट थी, और उन्होंने लाइक मेंस तो बिना नोट्स के निकाला था, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के, और एडवांस के लिए अपनी फ्रेंड के नोट्स लिए थे, और वो सक्सेसफुल रही थी। तो बेसिकली अपना 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 तरीका होता है। वेदर टू ड्रॉप और परस्यू अनदर कोर्स, फर्स्ट ईयर है तो डेफिनेटली ड्रॉप करो, फर्स्ट ये अटेम्प्ट में आंसर मैं ही डेफिनेटली करूँ तो ड्रॉप करो, अच्छा है। बीएससी ज्वाइन मत करना। सेकंड थर्ड में सोच सकते हैं, बट क्योंकि अगर पहली बार तो मतलब अंडरस्टूड है, ऑलमोस्ट सभी ड्रॉप करते हैं। कर रहे हो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। हाँ बोल रहे थे फिर, सॉरी। ड्रॉप सॉरी ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, सबसे पहले वो अपने मार्क्स पे डिपेंड करो। अगर आपके 300 आए हैं या 350 आए हैं तो सिचुएशन अलग है, और आपके अगर 500 550 आए हैं इस साल तो सिचुएशन अलग है। प्लस ये जो डिसीजन होता है सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, अपने मम्मी पापा का भी होता है, क्योंकि जिस फेज से तुम जाते हो वो मम्मी पापा भी उसी फेज से जाते हैं। तो अपने मम्मी पापा को भी कंसल्ट करो कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आप मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। मतलब बहुत सारी चीजें आती है ड्रॉप ईयर के टाइम में, जो कि बाद में बताएंगे, जिसमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि ड्रॉप करो, और तुम्हारा भी मन कर रहा है ड्रॉप करने का, तो ऑब्वियसली एक चांस देना तो बनता है। और अगर आप सेकंड चांस की बात करते हो, सेकंड चांस देना भी बनता है, क्योंकि देखो तुमने एक चीज तो पढ़ी है, ठीक है, मतलब कुछ तो तैयारी करी होगी नीट की। मान लो आपने 80% सिलेबस कर लिया, तो अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपको क्या करना है, 80% रिवाइज करना है, और वो 20% और करना है। अगर आप किसी और कोर्स में जाओगे तो आपको इंटायरली न्यू करिकुलम दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये सब पॉइंट्स कंसिडरेशन में लिए थे, और मेरे को लगा था ड्रॉप करना एक सही डिसीजन रहेगा, और वो रहा भी। तो इसलिए मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ इस तरफ के ड्रॉप करना चाहिए। बाकी ध्रुव। हाँ, फर्स्ट टाइम ड्रॉप तो बिल्कुल ही करना चाहिए, अगर ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है पेरेंट्स से, तो करना चाहिए। सेकंड भी थोड़ा बहुत बनता है, बट अगर थर्ड ड्रॉप कर रहे हो तो उसके साइड में बीएससी या कुछ बायो से रिलेटेड जो भी लेना हो ले लो, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बायोटेक ले रखा है, बीएससी बीटेक बायोटेक कुछ भी ले सकते हो। एमिटी में बीटेक बायोटेक हो जाता है बिना मैथ्स के भी। और नहीं तो स्ट्रीम चेंज करनी है तो कर लो, बिल्कुल ही मूड नहीं है तो। बाकी फिर और भी कोर्सेज होते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स होता है, रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, अगर फील्ड ऐसी चाहिए तो ऑप्शंस बहुत हैं, रिसर्च करनी पड़ेगी बस, टाइम तो होगा, कर लो। मैं नहीं कर रहा। और मेडिकल के नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में बीएससी भी कर सकते हैं। हाँ। बीएससी फिजियोलॉजी भी, जो बीएससी बायोकेमिस्ट्री। हाँ, एनसीईआरटी बोल ही नहीं अगला सकते, क्वेश्चन, एनसीईआरटी भगवान किताब। एनसीईआरटी इनफ है क्या? हाँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। एनसीईआरटी बायो को लो, उसको घोलो, उसको पी जाओ, ऐसे जितने भी एनालॉजी होती है, भगवान किताब है वो। एनसीईआरटी बायो पढ़ो पढ़ो, अगर नीट जब तो आ ही गया है, तो हाँ सिर्फ एनसीईआरटी बायो। एनसीईआरटी बायो और कुछ बेकार है, सब बाकी सब बेकार है, एनसीईआरटी बायो रट लो। एक एक पेज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक मीनिंग, अंदर की डेप्थ में जो भी होता है। एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो स्टैंडर्ड 11 12 की बुक होती है, एनसीईआरटी बायोलॉजी। फिर हाँ 340+ आ जाएंगे कॉमन सेंस के साथ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और वो जो घटिया वाली होती है इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से। बाकी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही है, बट फिजिक्स तो एनसीईआरटी नहीं, बट केमिस्ट्री में हाँ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी। एक रीडिंग तो होनी चाहिए, मैंने नहीं मारी थी बट होनी चाहिए, कार के लिए सॉरी। हाँ अब बोलो। तुम मुझको पता है क्या मेरे बोलोगे, हाँ हिसाब बोलो। से अगर आपने कोई ठीक है, मैं बोलूं प्लीज। हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे मेरे हिसाब से अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है तो आप उन्हीं के मॉड्यूल सॉल्व करो। उनमें ऑब्वियसली हायर लेवल की चीजें दे रखी हैं, पर अगर उनके टेस्ट में अगर आपको एक्सेल करना है, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ईयर, क्योंकि ड्रॉप ईयर में देखो मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे उनके पेपरों के लिए, तो मार्क्स डेफिनेटली अच्छे नहीं आएंगे। और आखिरी मतलब, तो एनसीईआरटी के लिए अगर मतलब अगर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा कि एनसीईआरटी इनफ है कि नहीं, तो सबसे पहले देखो, अगर तुमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और
तो उस वो जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसमें उसका लेवल एनसीईआरटी से ज्यादा होता है, वो हर इंस्टीट्यूट में होता है। हाँ, पर एलन के कुछ पेपर देखे जिसमें एनसीईआरटी के ही चीजें देते हैं, लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे और उसके पेपर दोगे जिसमें एनसीईआरटी से ऊपर की चीजें हैं और आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो, तो मार्क्स कम आएंगे, और जब मार्क्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेटेड सा फील करोगे, थोड़ा डिप्रेशन होगा, तो वो सही नहीं होगा। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में क्या किया था, मैंने आकाश के मॉड्यूल्स पढ़े थे आकाश के टेस्ट देने के लिए, और मार्क्स मतलब अपने मार्क्स अच्छे रखे थे। बेसिकली पॉइंट यही आ जाता है कि आप उस पेपर में मार्क्स कितने अच्छे स्कोर कर सकते हो। और लास्ट के 5 दिनों में बिल्कुल एग्जाम से पहले, ताकि एनसीईआरटी पढ़ी थी ताकि मेरे जो एनसीईआरटी के लाइन है वो फ्रेश रहे, भूल सब जाते हैं चीजें। तो इससे क्या फायदा हुआ था कि आकाश के मॉड्यूल्स अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के पढ़ने के बाद आपको डेप्थ में जानकारी होगी, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी आकर यहाँ पे पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आती है। फिर आपको ये भी पता होता है कि भाई हाँ, इस लाइन से क्वेश्चन आया था ये वाला, तो फिर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छी तरीके से इस वाली लाइन को पढ़ना है। और प्लस अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, मतलब मॉड्यूल्स में तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कुछ चीजें पढ़ें और कुछ चीजें स्किप करें, एनसीईआरटी में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन अच्छी तरह पढ़नी है, हर एक डायग्राम्स देखना है, हर एक डायग्राम्स की लेबलिंग देखनी है। जैसे एक बार तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कॉकरोच में बाइटिंग अपैरेटस पे आ गया था कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बाइटिंग अपैरेटस का पार्ट है, जिसमें एनसीईआरटी में अगर पैराग्राफ में देखोगे तो वो मेंशन नहीं था, लेकिन अगर आप डायग्राम में देखोगे अच्छी तरीके से उसमें मेंशन था कि मैंडिबल पार्ट है, मैक्सिला नहीं है। तो इसलिए डायग्राम्स भी अच्छी तरह देखो और एनसीईआरटी की वो भी देखो, पैराग्राफ्स अच्छी तरीके से। ये सब कब पता चलेगा, जब आप अच्छी तरह एग्जाम दोगे, और एग्जाम अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट के देने हैं तो उसके लिए आपको मॉड्यूल्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप दोनों करोगे और लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सफिशिएंट रहेगा। हाँ, कुछ बट ऐड अगर करना है वही है ब्रो? ना, अगर मॉड्यूल नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा हो रहा है, तो एनसीईआरटी तो करना ही है। एनसीईआरटी नहीं छूटनी चाहिए, बाकी करना है कर लो, जिसकी जितनी श्रद्धा हाँ, है। कभी कभार ऐसे होता है जैसे एनिमल किंगडम हो गया, उसमें तो कोई जरूरत नहीं है करने के लिए मॉड्यूल्स, हाँ, और 2-4 चैप्टर होंगे जिसके आप प्रिपरेशन करते वक्त आपके होंगे नहीं, और आपको अगर मतलब 2-3 घंटे मिले बायो करने के लिए, तो एनसीईआरटी से वो चैप्टर करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स थोड़े कम आएंगे लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगा नीट के लिए मैंने तैयारी कर ली, वो बहुत है। ठीक है, हाँ। हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करे रहे हैं तो कौन सा ज्वाइन करें, आकाश करें, एलन करें, या टारगेट करें, या कोई और सा करें? तो ध्रुव बताओ तुम। अब मैंने तो आकाश किया है, तो क्लासरूम तो देखो अच्छा रहता है, बट अभी लॉकडाउन है तो मुझको नहीं पता। बट जहाँ तक सारे इंस्टीट्यूट ही अच्छे हैं, मैं तारीफ में एलन का जो डीएलपी है, उनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। मैं हैंड बुक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, उनकी बायो की बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कोप टाइप चली जाती है। वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, वो एनसीईआरटी के ऊपर ऐड करते हैं, जो बायो में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो एलन की अगर हैंड बुक्स और ये सब मिल रहा है तो एलन बढ़िया है। और आकाश का मैंने क्लासरूम किया तो यही बताऊंगा, टारगेट का कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ, मेरा कजन था, उसके अच्छे आए हैं। एम से 200 रैंक थी, 90 में जब अलग होता था। हाँ दीपेश, तुम्हारे क्या तो व्यू? पहले मैं अगर आंसर करना चाहूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो अपने साथ के बच्चों को देखोगे, उनके कॉम्पिटिटिव सी वाइब्स आएंगी, तो तुम्हारा भी मन करेगा पढ़ने का। अगर तुम नहीं करोगे, यहाँ बैठे रहोगे, घर पे बैठे रहोगे, सही में कोई मन नहीं करने वाला पढ़ने का। जो पढ़ने का जो मोटिवेशन आती है वो इसी बेसिस पे आती है कि कंपटीशन दे रहे हो आप एक दूसरे को, और तुम्हें उनसे अच्छा करना है, हेल्थी कंपटीशन मान लो, उसी की वजह से। और अगर हम मेरे को चूज करना हो आकाश, एलन या टारगेट में, तो मैं भी आकाश को ही करूँ, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मैंने आकाश ही लिया था, और जब मैं 12 कर रहा था तो मैंने आकाश का डीएलपी लिया था। आकाश में लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जनकपुरी वाले केसेस में अगर मैं बताऊं तो बैचेस हैं। जैसे मैं रैंकर्स में था, मेरे को सारे एचओडीज पढ़ाते थे, तो इसलिए मेरे को आकाश की वो टीचिंग सही लगी। लेकिन अगर आप दूसरे बैचेस में देखोगे और उनसे उनके व्यूज मांगोगे तो आ, हालात इतने अच्छे नहीं है। लाइक वो मैंने 2-3 बैचों को नोटिस किया है। लाइक हमारा सिलेबस जो है वो मार्च में खत्म हो गया था, लेकिन उन मार्च स्टार्टिंग में, लेकिन वो बैच मार्च के एंड तक या अप्रैल में भी लगे हुए थे, उनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। प्लस
मतलब अगर आपको आकाश में जाना है तो बेसिकली कोई ऐसा टीचर अपने साथ रखिए, अपने बैच में रखिए, जो फिजिक्स में अच्छा हो, जो केमिस्ट्री में अच्छा हो, जो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे। और बेसिकली फिजिक्स में वो सारे फॉर्मुलेज देते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। हाँ, तो बस ये। और अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे रुक जाओ कि मैं पहले अगर क्वेश्चन आपने ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कि जैसे तूने बोला ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव और ये सब स्पिरिट बढ़ती है। तो मैंने पहले सिर्फ एलन का डीएलपी प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो पहले दूसरे जो टेस्ट हुए थे मैं बस ऐसे ही बिना पढ़े देख के आ जाता था, क्योंकि 11 12 के साथ मतलब स्कूल का ही पढ़ रहा था। उसके बाद फाइनली आकाश का क्लासरूम ज्वाइन किया था, तब एक्चुअली फील हुआ था कि हाँ पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, कोचिंग बहुत जरूरी है। और आकाश और दूसरी कोचिंग में बैच बदलने देते हैं, तो अपने हिसाब से बदल ही लेना चाहिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे फिर। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बताओ ध्रुव, क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने आकाश से, और मैंने क्या वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा निकला या नहीं निकला? एक्सपेक्ट तो मैंने सब कुछ ही किया था, बट हाँ एंड के टाइम में जब काउंसलिंग काउंसलिंग आई थी, तब वो लोग कुछ नहीं करते थे। तो काउंसलिंग का अपना खुद अच्छे से भरना पड़ता है। मेरे बैच में एक ने गलती भी की थी। अगर किसी को काउंसलिंग की लिस्ट देखनी है तो यार 45 की देख लेना। हाँ, तो पढ़ाई में तो कर ही देते हैं, बट वही टीचर्स ही मोस्टली गाइड करते हैं। आकाश तो अपना वो मॉड्यूल दे देगा, और वैसे कैंपस एकेडमिक हेड भी होते हैं, वो तो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। तो अपने स्पीड डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट से बात कर लिया करो। अब ये तो कोचिंग स्पेसिफिक हो गया, तो इसे छोड़ ही देते हैं। तुम्हें बोलना है तो बोलो। गो। अगर मैं देखूं तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे को सारे असाइनमेंट्स देंगे जो कि उन्होंने दिया। वो काइंड ऑफ थोड़ी सी मेरी बेइज्जती करेंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। वो भी उन्होंने किया। एक चीज जिसमें वो मेरे को अच्छे नहीं लगे वो ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब एलन का अगर आप देखो तो वो ये बता देता है कि कौन सी काउंसलिंग काउंसलिंग की डेट्स क्या हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया नीट के लिए। हाँ ये हाँ। सब छोटी छोटी चीज वो बता देता है। और ये इस आकाश वन में ऐसा नहीं है। बस यही। ओके। हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ कैन आई गेट 700 मार्क्स इन नीट 2021? ओके ध्रुव बता। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है मार्क्स का। हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्या बताऊं, सिली मिस्टेक मत करो, एमआर में गोलेग मैथ गलत भरो। जो लोग भरते हैं, बहुत ज्यादा लोग भरते हैं। एक्चुअली मेरे आधे दोस्तों ने भरे हैं इस साल, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। और हाँ, वही सिली मिस्टेक्स बचानी है। तुक्कों पे भी हम लोग आएंगे, तुक्के मारने चाहिए। उन्हें तुक्का कहना नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट गैस कहना चाहिए। कर्टसी द पेश। हाँ ठीक है, 700 प्लस। चलो देखते हैं कितने लोग लाते हैं। चलो दिपेश तुम तो बोलो। मैं अपना व्यू ये रखूंगा कि अगर आपको 700 मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आपको 500 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आपको हाँ, तो ऐसे ऐसे आपको अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, 500, 550, 600, 650, ये बैरियर होते हैं। अगर आपने अपने जितने भी पेपर दिए, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, और आपने कभी भी 650, ये आपके तुम्हारे। हाईएस्ट मार्क्स 600, हाँ। 630 है, हम्म। और आप नीट देने चले गए और नीट का पेपर बहुत आसान आ गया, बहुत ज्यादा आसान जैसा अभी चल रहा है, तभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो मार्क्स आ रहे हैं आएंगे वो 650 अबव है। क्योंकि आपने अपनी जितने भी आपके वो रहा है, टेन्योर रहा है नीट के लिए पढ़ने का, आपने कभी स्कोर ही नहीं किया 650। तो आपको आदत ही नहीं, आपको पता ही नहीं कैसे 650 स्कोर करना है, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए हाँ, ये बेसिक एक्चुअली। पैटर्न होता है। तो सबसे पहले 500 लाओ, 550 लाओ, 600 लाओ, 650 लाओ, और वो लाओ। और सेकेंडली चीज ध्रुव ने मेंशन कर ही दी कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। और मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी 3 घंटे आपको पेपर के टाइम मिलता है उसे पूरा यूटिलाइज करो। ये सोचो कि बस मेरे को जो मैटर करता है वो सिर्फ 180 क्वेश्चन मैटर करते हैं, और मेरे को अपना पूरा दिमाग लगा देना है इन क्वेश्चनों में। और थर्ड पॉइंट ये रखूंगा कि 3 घंटा बहुत ज्यादा टाइम है, 180 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है अगर आप जेई मेन से कंपेयर करो। तो करते करते क्या हो जाता है, कभी कभार कंसंट्रेशन लैप्स हो जाती है। लाइक हम कहते हैं उसको, सोते हुए मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन, वो मत करो। धीरे धीरे करके कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका कंसंट्रेशन ना बिगड़े। और जब भी कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है तभी सिली मिस्टेक्स होती है। बहुत सारा कैफीन पी के और जाता है हमने। मैं रेड नहीं बुल नहीं, पी था। कैफीन की बात नहीं है। नींद नहीं आएगी। कैफीन की बात नहीं है।
है। हाँ, नींद नहीं आई, नींद तो ऑब्वियसली नहीं आती। लेकिन क्या होता है कभी कभार, जैसे बायो के क्वेश्चन 90 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, और 90 क्वेश्चन करते करते हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, और उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ना बंद कर जाते हैं, और हमारी कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। फिजिक्स में नहीं होता ऐसा मेरे साथ, हाँ अपनी बता रहा हूँ, लेकिन बायो में हम मोस्टली होता था। तो इस चीज का ध्यान रखो, नीट नीट देते हुए स्पेशली, कि भाई 3 घंटे मेरे को अपनी कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा भी डाउन नहीं करना है। इसके लिए अच्छी तरह सो के जाओ, फ्रेश मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह पढ़ो मत, एग्जाम के दिन पढ़ो मत, बहुत इससे ये टाइम हेल्प करेगा मत पढ़ना। कंसंट्रेशन वो करने के लिए। हम्म। और बस, ठीक आगे है, था अपना। हाँ। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू आई इंक्रीज, नहीं, हाउ डू आई इंक्रीज माई स्कोर इन AITS, व्हाट रैंक शुड आई एम इन AIATS? बताओ ध्रुव। हाँ, पहले मैं पिछले क्वेश्चन पे ऐड करूंगा कि हाँ, बेटर कॉलेज में फायदा ये होगा कि तुम लोग को माहौल अच्छा मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो पीजी की पढ़ाई, क्योंकि पीजी तो करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए भी बेटर रहेगा। और AIATS के लिए मार्क्स अब देखो 600+ एम करो, आजकल सुना है AIATS इजी हो गए हैं, तो एम तो करना चाहिए। और रैंक अंडर 1000, वही है, क्योंकि देखो जितनी आ रही होगी ना, उसी को अपने बेसलाइन मान के चलो कि नीट में भी उतने ही आएंगे। बच्चे AITS में कम देते हो ज्यादा देते हो, कठिन है आसान है, जितने नंबर AITS में आ रहे हैं नीट में उतने ही एक्सपेक्ट करो, तुम्हारी वही लेवल है। हाँ, तो जितनी रैंक चाहिए उतनी करो, वैसे एम तो हमेशा टॉप के लिए करना चाहिए। मोटिवेशन। हाँ, AITS अगर देखी जाए तो सिर्फ 50,000 बच्चे देते हैं। मतलब मैं ड्रॉप ईयर में दिया था तब तो 40,000 हो गए थे, 12th में दिया था तब 50,000 बच्चे देते हैं, और नीट देते हैं 14.5 लाख। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे रैंक जो है वो 18,000 जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सेफ जोन में हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप AITS में 18,000 रैंक ले रहे हो, तो आप अगर वैसा ही परफॉर्म नीट में करोगे तो रैंक कितने लाखों में चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ होगा भी नहीं। तो AITS में हमेशा, हर AITS में ये एम करो कि रैंक जो है वो 1000 से नीचे आए। अब अगर आपको AITS में स्कोर इंप्रूव करना है, तो फिजिक्स ही सबसे मुश्किल होती है AITS में मेरे हिसाब से। केमिस्ट्री तो हमेशा आसान आई है ड्रॉप ईयर में। फिजिक्स के लिए ये है कि आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो कि आकाश वाले वो देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, MCAPs देते हैं। उसमें जब आपको थोड़ा सा भी टॉपिक के बारे में वो भी ना हो, तो मतलब ये तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा तो आइडिया सबको होता है कि मतलब कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कोशिश किया करो उन क्वेश्चनों को बिना उसके सॉल्व करने के। क्योंकि नीट में हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में जो आपने सॉल्व करा ही होगा, मतलब एक बार प्रैक्टिस किया होगा वही पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 80% ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसने जो आपने सॉल्व किया, अगर आपने बहुत ही आप अच्छे बच्चे हो। लेकिन 20% क्वेश्चन तो तभी भी वैसे होंगे जो आपने पहली बार देखे हैं। वो कैसे सॉल्व होंगे? वो वैसे ही सॉल्व होंगे जब आपने अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और अनसॉल्व क्वेश्चन करने का आकाश में सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जो वो MCAPs देते हैं, वो कुछ MCAPs पहले दे देते हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो उनको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करने की ट्राई किया करो। ट्राई करोगे वो बहुत बड़ी बात है। जब ट्राई करने से धीरे धीरे करोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने भी लगेंगे, और आप देखोगे इससे आपके फिजिक्स के स्कोर में इंप्रूवमेंट भी आएगा। तो यही है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हम AITS में 300 से 450 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन नीट? देखो, AITS का स्कोर और नीट का स्कोर नहीं, हम कोई वो नहीं बना सकते इसके बीच में इक्विवेलेंस। कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो AITS में कब स्कोर करते हैं और नीट में अच्छा कर जाते हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं इनके। लेकिन ऑन द सेफर साइड, आप कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको, हाँ, AITS में स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। उसके अगर AITS की बात करें तो बायो जो है वो 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉड्यूल से आते हैं। अगर आप मॉड्यूल्स बायो की अच्छी तरह से कर लो तो कम से कम आपके 95% जो है मार्क्स बायो के वो सील हो जाते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अगर हार्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने ड्रॉप ईयर में जितने केमिस्ट्री के पेपर दिए थे उसमें हार्ड क्वेश्चन तो बहुत ही कम थे, और जो थे उनके पैटर्न जो है रिपीटेड थे। मतलब अगर आपने
एक बार हार्ड क्वेश्चन गलत कर दिया और आपने फिर एआईटीएस के आंसर्स में जाके देख लिया कि भाई इन्होंने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, तो अगली बार जब वो हार्ड क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको पता होता है कि ये ये ऐसे ही होना है। जैसे इक्विलिब्रियम से आते हैं 2-3 हार्ड क्वेश्चन जो कि बहुत लगते हैं हाँ कि ये नहीं होगा, या फिर आपने जो आंसर लगाया होता है उससे कोई अलग लॉजिक लगा के उन्होंने आंसर दे रखा होता है, तो वो याद कर लो कि उन्होंने कैसे वो किया हुआ है और अगली बार वही करना जो कि उन्होंने मेथड से सॉल्व किया हो। और log 1 से 10 की वैल्यू हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आकाश वाले नहीं मेंशन करते log 1 से वो 10 की वैल्यू। मैथमेटिकल बहुत सिंपल प्रूफ्स सा जो तरीका है, वो चैप्टर है ना। याद हो जाती है। हाँ, बहुत सिंपल सा तरीका है, याद हो जाती है। आप आराम से याद कर सकते हैं log की वैल्यू अच्छी तरह याद करना। और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए मतलब दिमाग लगाओ पूरा, उसको अच्छी तरह से टाइम दो एक क्वेश्चन को। वही क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के फॉर्मूले, एनसीईआरटी के प्रूव्ड रिजल्ट, उसको एक तरीके से दूसरे तरीके में तोड़ के वो आंसर बना के ऑप्शन दे देते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें वो कन्वर्ट करना नहीं आता और इसकी वजह से हम मार्क्स लूज कर जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो एक और कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में ये बेंजोनॉइड्स कंपाउंड पे कुछ लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी अपने टाइम पे कि अगर आप उस बेंजीन या बेंजोनॉइड कंपाउंड को रेजोनेंस की तरह जब जैसे हम ब्रेक करते हैं, ये देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, और फिर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस पे लगा हुआ है, फिर क्या अटैक कर रहा है, न्यूट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब बेसिकली आपको वो जो आप बेंजीन बनाते हो तो वो बीच में गोला डालते हो, वो गोला मत डालो, डबल बॉन्ड डालो और उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सीखो कि अगर चार्ज जाएगा तो कहाँ जाएगा, और फिर ये देखो कि कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। फिजिक्स के लिए मैं बता चुका हूँ कि फिजिक्स के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस करके आओ और एक थोड़ा सा रिवीजन मान लो सारे फॉर्मुलेज का, और उन फॉर्मुलेज को अप्लाई करना सीखो। जो कि तभी होगा जब आपने अनसॉल्व क्वेश्चन किए होते हैं। इसको मैं बता चुका हूँ कि एम कैप्स लगाओ, और कोई और बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल सफिशिएंट है। ध्रुव तुम बताओ। नहीं तुमने काफी बोल दिया थे फिर, थैंक यू। हाँ ठीक हाँ, है, अगला अगली क्वेश्चन बार। ये है कि हाउ टू सॉल्व मॉड्यूल्स किसी भी इंस्टीट्यूट के। मतलब तुम बताओ ध्रुव, फिजिक्स के मॉड्यूल कैसे सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करोगे, बायो के कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बुक कर रहे हो वही अच्छे से करो, 10 बुक लगाने की जरूरत नहीं है। अ, हाँ बोलो इस पर। और वो भी एचसी वर्मा भी मॉड्यूल्स कर लेते मॉड्यूल्स हैं, एचसी बुक्स वर्मा नहीं। लुडो नहीं। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स बुक्स नहीं। मॉड्यूल बुक्स ही होती हैं। हाँ ठीक है, तो जो भी अच्छा चैप्टर पढ़ ठीक रहे है। हो उसको पढ़ो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर्स मैच करो, जो गलत है डाउट सॉल्व करो। जनरल मॉड्यूल्स पूरी, हाँ बट सारे क्वेश्चंस लगा लो, अच्छा रहेगा। और जो अच्छे क्वेश्चंस हो उन पे स्टार या कोई भी मार्क कर दो, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम देख लो, जो गलत हुए हैं उनको मार्क कर दो, क्योंकि हम्म फिर रिवीजन और एंड के टाइम में आसान होगा। इनफैक्ट टेस्ट पेपर्स के साथ भी ये करो कि जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए थे, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, उन पे स्टार या कुछ रेड मार्क लगा लो कि एंड में देख लो क्या क्या गलतियां होती थी, कि दोबारा ना करो। हाँ। ठीक है। मैं कहूंगा कि फिजिक्स को पहले, फिजिक्स के अगर मॉड्यूल की बात करें तो पहले एक बार आप चैप्टर खोलो और उसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल आते हैं वो तो या तो आपको पता होता है या आपको नहीं पता होता। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते। तो इसका यही है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अच्छा करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर देने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए देखना है तो ज्यादा कुछ मत पढ़ो, ना ही पूरी वो कैसे लाया है वो फॉर्मूले, वो देखो वो रटो, कुछ जरूरत नहीं है। फॉर्मूले याद करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब फॉर्मूले याद करो और उसके बाद जो मॉड्यूल्स के आखिरी में क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो सारे लगाओ। और उसमें अगर डाउट होता है तो ध्रुव ने जैसे बताया उसको हाईलाइट कर लो स्टार से, ताकि अगली बार आपको जब आप रिवीजन करने आओ आपको पता चले कि भाई ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सॉल्व कर पाया था। क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में, ये क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट दोबारा बना देते हैं। मतलब अगर आपको रिवीजन करना हो, अगर आप ये क्वेश्चन देख लो और ये क्वेश्चन ट्राई कर लो और अगर वो आपसे हो जाता है तो वो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 चीज है। इनऑर्गेनिक तो पूरी रटने वाली है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ रटना है सिवाय उसके बैलेंसिंग के।
वो बैलेंसिंग बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रीअरेंजमेंट, ये सारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई रीअरेंजमेंट का, जिसने पढ़ी होती है उसको पता होता है, वो कर देता है आंसर, जिसने नहीं पढ़ी होती है वो घूम जाता है बेचारा। अगर तू वो गलती से सही कर दे तो अलग बात है। फिजिकल पूरी फिजिक्स जैसी है, जैसे मैंने बताया सिर्फ फॉर्मुलेस देखो। और फिजिकल में लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है। फिजिक्स में मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, लेकिन फिजिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना रखो दिमाग में कि भाई हाँ ये इसका बैक कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखना, और फॉर्मूले पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वो बता चुके हैं कि डायग्राम्स एनसीईआरटी के अच्छी तरह देखो और मॉड्यूल्स पढ़ो। मॉड्यूल्स में भी अगर आप देखोगे तो जूलॉजी में ह्यूमन फिजियो करनी बहुत जरूरी है, राइट। 12th के मॉड्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th के ज्यादा थोड़े मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। थोड़ा बाहर कहा जाता है 12th में अगर आप बाहर से आता देखो तो एनसीईआरटी करनी बहुत सही रहती है। लेकिन 11th में मॉड्यूल्स करने जरूरी है। एनिमल किंगडम नहीं बोल रहा मैं, ह्यूमन फिजियो की जरूर कर लेना। बॉटनी में प्लांट फिजियो अच्छी तरह कर लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना, एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आएगी जब आप वापस एनसीईआरटी पे आओगे। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मॉड्यूल्स है उसमें। इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज्यादा वो दिमाग खाते हैं कि वो फ्रूट्स का कितना कौन सा टाइप है। एआईटीएस के लिए सही है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछ देंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो ये ऐसे मॉड्यूल्स करो। ठीक है चलो। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ। अगला क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। पहले तो फिजिक्स बता फिर पहले। केमिस्ट्री फिर बायो, और पेपर करते हैं टाइम जो क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में कर रहे हो लाइन से ही कर रहे होगे ऑब्वियसली, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको छोड़ दो, उस पर दिमाग मत लगाओ। नहीं तो फिर अगर उस पर मेहनत कर ली तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, और फिर दूसरा अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ तो तुम लोग को ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि एक क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं ही कर पाओगे। बट अगर तुम लोग ने देखा एक बार में कि थोड़ा बहुत कठिन है, नहीं किया और तभी छोड़ दिया, तो बैक ऑफ माइंड में ये रहेगा कि अगर मैं मेहनत करूँ तो अब भी हो सकता है। तो पेपर में तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं आता हो, तो ऐसे कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि कभी कभी हो सकता है लाइन से 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हो, तो मैं तो एकदम ही मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया तो छोड़ दिया, कोई आंसर नहीं बैठा लंबा है तब भी छोड़ दिया, कि दिमाग लगाना ही नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं, फिर वही सोचते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पर फोकस करो। और मैं तो ये कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि अगर फिजिक्स एंड में करी तो फिर ब्रेन थक जाता है। वैसे तो खुद अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर बायो पहले कर पा रहे हो तुम लोग, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो, कुछ लोग तो 15-15 मिनट में बायो निपटा लेते हैं। तो जो सूट करे वो करो, और ओएमआर भरने के लिए सफिशिएंट टाइम दो। नीट में तो इनफैक्ट कितना 1.5-2 घंटे तक एम करो कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें तो छोड़ दो, बट बाकी के ओएमआर भर दो। और हाँ, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करे बिना ओएमआर मत भरना। एक रिवीजन मिनिमम मस्ट है, क्योंकि सिली मिस्टेक कितना भी अवॉइड करो हो जाती हैं। मैंने अपने एक्चुअल नीट के पेपर में रिवीजन में 2-3-4 बहुत सारी गलतियाँ ढूँढी होंगी। एक तो बहुत ही बेकार गलती थी, मतलब हाँ, रिवीजन फ्रेश माइंड से करो, कैलकुलेशन कर रहे हो तो अलग तरीके से करो, बट रिवाइज़ करो, ओएमआर भरो अच्छे से। और अब दीपेश की बातें मत सुनना, वो झूठ बोलेगा। गो। मैं पेपर अटेम्प्ट करता था सबसे पहले, ऑब्वियसली पैटर्न तो सेम रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर बायो। फिजिक्स में क्या करता था, 3 घंटे में से 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट में फिजिक्स को देता था अच्छी तरीके से। सारे 45 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करता था, और सबसे पहले 45 क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी क्वेश्चन शीट में मार्क करता था। ठीक है। और उसके बाद दोबारा आता था, और जैसे जैसे मैं बबल फिल कर रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन का, तो मैं ये देख लेता, रिवाइज भी कर लेता था कि ये सही है कि नहीं, कैलकुलेशन सही है कि नहीं, और साथ साथ बबल भी फिल करता था। ऐसे मेरे 45 क्वेश्चन फिजिक्स के बबल फिल करने के साथ 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट के बीच में हो जाते थे। उसके बाद मैं बढ़ता था केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या करता था, मैं साथ साथ ओएमआर भी फिल करता था और क्वेश्चन पेपर पे भी टिक करता था। तो इसमें जो है वो 45 मिनट से 1 घंटा का टाइम चला जाता था। और लेकिन फिर इसमें मेरे को एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता था, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करने वाला था। लेकिन और बायो में फिर मैं आधे घंटे से 45 मिनट तक डिवोट करता था, वही केमिस्ट्री वाला सीन के क्वेश्चन पेपर पे भी मार्क करो और बबल भी फिल करो। अब इससे बबल, आप लोग सोच रहे होंगे कि बबल साथ में फिल करेंगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो रिवीजन से हम 1-2 क्वेश्चन ही सुधार सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बबल साथ में फिल करोगे तो एक तो वो
लाइन से बबल फिलिंग के टाइम पे क्वेश्चन गलत होने का जो रिस्क जो आपके दिमाग में घूमता रहता है हमेशा, वो नहीं रहेगा। और दूसरा कि आप पेपर जो है बहुत आराम से करोगे, बहुत कॉन्फिडेंटली करोगे और कुछ हड़बड़ाहट नहीं होगी आपके दिमाग में। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से करोगे। ये क्वेश्चन करते वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि भाई इतना टाइम बच रहा है और मैंने बबल फिल नहीं करे, तो जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये करता हूँ। फिजिक्स में 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 45 मिनट क्वेश्चन शीट पे पहले मार्क करो, उसके बाद रिवीजन करते हुए बबल फिल करो। और केमिस्ट्री और बायो में, केमिस्ट्री में 45 मिनट से 1 घंटा, और बायो में 30 मिनट से 45 मिनट, और साथ साथ बबल फिल करो। तो आपका पेपर बहुत आराम से हो जाएगा और आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे बबल फिलिंग करते टाइम, क्योंकि वो बहुत चुभती है। ठीक है, कुछ नहीं ऐड करना चाहेगा ध्रुव? सत्यानाश नहीं, देखो जो भी इसको सुन रहा है, दिपेश की स्ट्रैटेजी दुनिया की सबसे अलग और यूनिक स्ट्रैटेजी है, अनोखी सी। ये बहुत खतरनाक है मेरे ओपिनियन में। तो जो सूट कर रहा है कर लो, दिपेश वाली ट्राई कर लो मॉक टेस्ट में, सीधे जाके नीट में मत करना। अगर सूट करे तो कर लो, हाँ वैसे हाँ। जैसी एक एक और चीज कि जो स्ट्रैटेजी है वो वही कंटिन्यू करना और वही मॉक टेस्ट में रखना। ये मत करना कि आप नीट में मतलब मॉक पेपरों में तो पहले करते आए फिजिक्स हो और आप नीट के टाइम आप बायो से स्टार्ट कर दिया। ये मत करना। जो आपकी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी है, जो आप हमेशा मॉक टेस्ट में यूज करता है, वही करना। और सेकंड केस है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। मैं बताऊं तो पिछले साल जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे दोस्तों ने बोला था कि मैंने 2 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट में ही पेपर खत्म कर दिया था, पेपर तो इतना आसान था, वगैरह वगैरह। मेरे को ये बातें बहुत यूजलेस लगी थी कि मतलब अगर आपने ड्रॉप करने के बाद भी ये नहीं सीखा कि आप पेपर को 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करो, तो आपने क्या ही सीखा। मतलब पेपर आसान हो या पेपर डिफिकल्ट हो, आपको करना चाहिए पूरे 3 घंटे में। 3 घंटे मिले, उसको पूरा यूटिलाइज करो। ना जल्दी करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने, आराम से करो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर फिजिक्स आसान आई है तो 1 घंटा 15 मिनट में हो जाएगी। तो आप कोशिश करो 1.5 घंटा दो। अगर आप वो एक स्टेज अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो आपको अगले स्टेजों में बेनिफिट होता है। बोल ध्रुव। हाँ मतलब हाँ पेपर ठीक है, मैं तो अगले जल्दी क्वेश्चन से पे जल्दी जाते कर हैं। देता था, बट उसके बाद जितना बचा टाइम है सारा रिवीजन में, क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है, कौन सा एकदम ही हवा में कर दिया। तो फिर बाकी टाइम में रिवीजन। और हाँ पेपर ठीक है, 3 घंटा पूरा यूटिलाइज करना है, ये इसमें कुछ बहुत बढ़िया बात नहीं है कि 2 घंटे में पेपर करके सो गए कोई। सही बात बोली दिपेश ने, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। हम्म। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि वेदर टू फिल योर बबल इनिशियली या बाद में भी काम चल जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि बाद में भरो यार। नहीं, बाद में मत भरो। बाद में भरोगे तो फिर बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट रहेगी और दिमाग में प्रेशर रहेगा कि बबल भरना है, बबल भरना है, बबल भरना है, इसलिए। और एक और चीज, फिजिक्स पहले क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर लास्ट के 5 मिनट बचे हो, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन हो ना, तो हाथ बिल्कुल मतलब कांपने लग जाता है और फिजिक्स से वो 2 क्वेश्चन नहीं हो पाते। लेकिन अगर लास्ट की 5 मिनट बची हो, बायो के 15 क्वेश्चन हो, तो आप आराम से बायो के वो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं तो फिजिक्स जो नहीं है करता पहले था। करो और बायो बाद में करो। ओके, मैं तो इससे ठीक है। बोलता हूँ क्योंकि थक और कुछ जाएंगे ऐड ना करना? फिजिक्स बाद में किया तो, बायो में दिमाग कहाँ लगाना है। फिजिक्स में अलर्ट रहना जरूरी होता है, गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन होती है, दिमाग लगाना होता है। बायो में तो बस याद करना होता है। ठीक है। हाँ, जो भी। अगला क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम द फियर टू गो टू एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप? हाँ यार, ये तो सीन था। लाइक ड्रॉप करने के बाद, जब मतलब ड्रॉप ईयर के बाद अगर जब मैं जा रहा था एग्जामिनेशन ये हॉल, या फिर फर्स्ट जब अटेम्प्ट में भी भी होता ड्रॉप है, ईयर में मतलब सोचता ड्रॉप था मत कि बोलो, हमेशा होता एग्जामिनेशन है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फेयर होता है। कि एग्जामिनेशन से। हाँ, तो मैं नहीं हाँ ठीक थोड़ी है, तुम्हें। मैं ड्रॉप ईयर वाले का बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है श्योर, बोलो, यूनिवर्सल है। हाँ तो मैंने ट्वेल्थ में पेपर दिया था तो ज्यादा, ट्वेल्थ में पेपर दिया था वो ज्यादा अच्छा नहीं गया था। तो जब भी ड्रॉप ईयर में सोचता था कि भाई मार्क्स तो यहाँ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके वही सेम चीजें होंगी तो क्या फायदा। तो थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक वो एग्जाम वाला दिन ना आए तब तक उसके बारे में सोचो ही मत। जो आप कर रहे होते हो, मतलब इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे होते हो, मॉक पेपर दे रहे होते हो, इंस्टीट्यूट जा रहे होते हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो वो करते रहो, उसके बारे में मत सोचो। जब वो आए तभी सोचो। उसको सोच के थोड़ा डरने से कोई फायदा नहीं है। और या डर तो सबको लगता है, ट्वेल्थ वालों को भी लगता है जब वो स्टार्टिंग में जा रहे होते हैं। जो टॉप करेगा नीट उसे भी लगेगा, ड्रॉपर जिसको मेडिकल सीट मिलेगी उसको भी उतना ही डर लग रहा होगा। तो आई गेस ये सबके लिए सेम है। इतना वो क्यों हाइप बनाना उस चीज का।
हाँ, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट चेंजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल जब आप ड्रॉप कर रहे हो और जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो? तो अगर आप देखोगे तो ध्रुव तो कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ बट मैं पिछले क्वेश्चन पे ये बोलूंगा कि एग्जाम का फियर हटाने के लिए इतने सारे ऑफलाइन मॉक पेपर दो, हो सके तो लाइक कोचिंग में जो हो रहे हो, वरना घर पे माहौल वैसे तो बनेगा नहीं, बट अगर बना पा रहे हो मम्मी पापा को बोल के कि एक रूम में है ना, तो इतने प्रैक्टिस करो कि जब नीट एग्जाम दो तो लगे कि ये भी एक मॉक पेपर ही है, बट हाँ भी ऐसा नहीं है मॉक की तरह देना, बट हाँ इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि फिर एग्जाम का फियर चला जाए। हम लोग के में तो यही हुआ था, एंड के एक महीना पूरा पेपर 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 पेपर। हाँ तुम अपना बता दो क्या चेंज होते हैं, ये कहाँ से तो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं तुम्हारे। हाँ, हाँ बोलो, अच्छे हैं, बहुत अच्छे पता हैं, नहीं, दिपेश ने बहुत मेहनत की है। मतलब मेरे को नहीं पता। उसने कोरा पे हाँ अनआंसर्ड ठीक है, मेरे को क्वेश्चंस नहीं ढूंढे पता हैं। कि हाँ क्या चेंज होता है। हाँ ठीक है, क्या चेंज होता है, मेरे लिए तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। पर हाँ, मोटिवेट करने के लिए एक बार हमारे टीचर ने बोल दिया था कि तुम पिछली बार भी मेहनत करके गए थे, सारे 100% सिलेबस कंप्लीट करके गए थे, इस बार भी 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे। फर्क कहाँ आएगा? कॉन्फिडेंस में फर्क आएगा, तुम्हारे जनरल के आप पेपर देने आ रहे हो उसमें फर्क आएगा, क्योंकि आपने पिछली बार जब आप गए थे तो आपने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बोर्ड्स का प्रेशर ऊपर से आपके था। पर ड्रॉप ईयर में तो आपने अच्छी तरीके से टाइम दे दे के, हर चीज को टाइम दे दे के आपने सॉल्व किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और वही चीज मैटर करती है, उन 3 घंटे में आपका कितना कॉन्फिडेंस रहता है और आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो। सो आई गेस वो चेंज आता है ड्रॉप के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मच आवर्स डू वी स्टडी टू क्रैक नीट? बता दे ध्रुव। नहीं नहीं, इसका कोई सही आंसर नहीं है, जितना टाइम मिले जितना ठीक हो। वैसे तो मैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और खराब स्टेटमेंट है 3 घंटा पर डे, वैसे कोई नहीं, 3 घंटा डेली अगर अच्छे से पूरा बैठ के पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट हाँ एग्जाम टाइम में और टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर डेली एवरेज डे की बात करें तो 3 घंटा, सॉरी, हाँ तीन। मैं ये कहूंगा कि मैं हमेशा टेस्ट के लिए पढ़ता था, जैसे टेस्ट डिमांड करे। हाँ जैसे प्लीज अगर कोई कल टेस्ट कभी टेस्ट होगा स्किप मत तो करो, आज टेस्ट ज्यादा पढ़ आता हो ना लिया। आता हो, टेस्ट देना पर बहुत 3 दिन जरूरी में है। टेस्ट है। हाँ। हाँ वही तो, अगर आपने पूरा सिलेबस कर भी नहीं पाओ, 70% कर पाओ तो कोई बात नहीं, टेस्ट देने जरूर जाओ, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। 30% नहीं आता, लेकिन आप टेस्ट दोगे आप ज्यादा गेन करोगे, कोई नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हो कोई नहीं। और अब वही बात, अब जो मैं बोल रहा था कि सिलेबस क्या बोलते हैं, हाँ, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जितना टेस्ट के लिए सफिशिएंट रहे उतना करो। मतलब 3 दिन पहले हो तो आप 2 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी में जितना सिलेबस बच रहा है उसके हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, विल नीट 2021 विल बी इजी, एंड of व्हाट आर द course। डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस ऑफ पेपर बीइंग इजी या डिफिकल्ट? हम मैं बता, हाँ तो डिसएडवांटेज तो ये है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बहुत ज़्यादा, और फिर एक क्वेश्चन वही सिली मिस्टेक अगर एक पहले भी ये बता होगी। कि नीट, हाँ आसान होगा, मैंने बोला ऑफ कोर्स, मतलब ट्रेंड जैसा जा रहा है, या तो 19-20 के बीच में ही होगा, दोनों ही आसान है इक्वली टाइप्स, बट 20 ज़्यादा आसान है। हाँ चलो कोई नहीं, तो पैसा आ गया वापस। हाँ आसान तो हो गई, एकदम ही अचानक से कठिन नहीं हो जाएगा, बट हाँ इसके फायदे तो हैं कि आसान होगा तो एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चों का भी उतना ही फायदा होगा जिन्होंने पूरे मेहनत की है। बट फिर डिसएडवांटेज ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की है, उनसे मान लो थोड़ा स्ट्रेस हो गया पेपर के टाइम, ऐसे बहुत बच्चे थे जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते थे, बट पेपर के दिन थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, 2-3 क्वेश्चन गलती से गलत हो गए तो रैंक तो फिर बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है, क्योंकि एक एक रैंक पे, मतलब एक एक मार्क पे बहुत हजारों बच्चे होंगे। और फिर हाँ जब ऐसे कठिन पेपर आता है तो एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जब डिफिकल्ट पेपर आता है तो ये रहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए, बट आसान पेपर में ये नहीं रख सकते हैं। उसमें ये रहेगा कि जितने आते हैं वो तो गलत करने नहीं है, वैसे तो हमेशा होता है। फिर दीपेश तुम बोलो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। थैंक यू। हाँ इसमें मैं, अगर अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ गया, जैसे ध्रुव बोल रहा था, अगर इजी आया तो सबके इजी होगा, और सबके लिए इजी होगा तो सब सब ठीक करेंगे, मोस्टली प्रोबेबिलिटी सबकी सही करने की ज्यादा हो जाएगी। तो आपसे अगर 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो वो रैंक का डिफरेंस बहुत ज्यादा ले जाएंगे। और सेकेंडली, अगर इजी आया तो इसका ये एडवांटेज है कि आपको ज्यादा कुछ आउट ऑफ द लाइन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले बच्चों को हमेशा डिसएडवांटेजेस होते हैं इस चीज के।
मैथ वाले बच्चे, अगर आसान आ गया तो मैथ्स वाले बच्चे को तो डिसएडवांटेज होंगे, वो तो सॉल्व कर लेगा, साथ ही साथ उस वो भी सॉल्व कर लेगा ना जिसके पास मैथ्स नहीं है, तो उसका तो डिसएडवांटेज ही हुआ पीसीएम भी कि मत लो बच्चों, कि पीसीएम मत लो। दोनों सही है, और गलती से अगर उसने गलत कर दिया तो उसकी, हाँ एक मिनट, अगर उसने गलती से गलत कर दिया तो उसकी रैंक बहुत पीछे चलेगी। बस अगर पेपर डिफिकल्ट आया, सबसे पहले ये नोट, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट पेपर का मतलब ये है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं होते। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ना ऑप्शंस जो होते हैं ना वो बहुत वाइड अपार्ट होते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी पता होगा ना, और आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे और फिर आप बाद में आके ऑप्शंस देखोगे तो वो सही हो जाएगा आपके ऑप्शन। और अगर कोई क्वेश्चन आसान होता है जिसमें ऑप्शंस बहुत पास पास हुए और आपने कैलकुलेशन में इतना माइनर सा एरर भी कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आसान होते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं और आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिल जाए तो आप वो सही कर सकते हो। और इजी क्वेश्चंस में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाए। तो डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन पेपर आएगा तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आपकी रैंक बहुत अच्छी जाएगी और आपको 25-30 क्वेश्चन का वो बफर मिल जाएगा कि अगर गलत भी हो जाएंगे तो वो तो सभी गलत करेंगे, तो आपको मतलब इतना फियर करने की जरूरत नहीं है, आपकी मेडिकल सीट सेफ रहेगी। हाँ ठीक है, जैसे, अगला क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। हाँ मैं इस पे एक लाइन कहना बोल चाहूंगा ध्रुव। कि लाइक जो आता है वो बस गलत मत हो, जो नहीं आता है वो तो ठीक है, बहुत मेहनत कर लोगे तो भी सही नहीं कर पाओगे। जो आसान क्वेश्चंस हैं जिनको गलत करने को सिली मिस्टेक कहते हैं, उनको बस कुछ भी जैसे भी करना है, जितना रिवाइज करना है कर लो, पूरा फोकस करो, वो गलत मत करो क्योंकि उनके गलत होने पे बुरा लगता है। जैसे इस साल जो एलिमेंट्स वाला नंबर आया था 111 104, क्या नाम है, आईयूपीएसी नेम नहीं वो, जो मतलब अजीब से मेंडेलिवियम टाइप के नाम है, शायद आईयूपीएसी कहते हैं, हाँ। तो जैसे वो नहीं आता है, वो गलत हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ज्यादातर लोग गलत करेंगे। बट एक सिंपल जो क्वेश्चन आया था ट्रिप्सिन और पेप्सिन वाला, अब मान लो अगर उसको गलत किया है तो फिर क्या बचेगा, फिर अगर आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, है ना, तो जो आता है वो गलत मत करो, जो नहीं आता है उसके लिए रिग्रेट मत करो, वो चलता है। बट हाँ, सिली मिस्टेक्स हाँ, बहुत इस पे बुरी मैं भी लगती है। ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि अगर पेपर देने जाओ तो ये श्योर करो कि जो तुम्हें आता है वो अच्छी तरीके से कर दो। अगर तुम वो कर दोगे वो सफिशिएंट रहेगा। अगर आप उसमें भी सिली मिस्टेक्स कर लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सिली मिस्टेक्स सब करते हैं, जो टॉपर होगा वो भी करेगा, जो जिसकी रैंक 26,000 या 30,000 जाएगी वो भी करेगा। फर्क कहाँ आ जाता है, टॉपर जो जो है वो कम सिली मिस्टेक करेगा और जो वो है वो ज्यादा सिली मिस्टेक करेगा। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, ये बेसिक मंत्र है कि आप अच्छा अच्छा स्कोर करो। इस साल तो दो अगला लोगों ने क्वेश्चन सिली यही मिस्टेक था नहीं कि की थी। सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है। चलिए चलिए। हाँ, तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन था हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। हाँ तो के लिए सबसे पहले ऑप्शन अच्छी तरह पढ़ो। फर्स्ट, हमारे लोगों की आदत होती है, हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, हमें लगता है कि थर्ड आंसर है, हम फोर्थ पढ़ते ही नहीं है। तो इससे इसकी वजह, और फोर्थ जो है वो ज्यादा अच्छा आंसर निकलता है, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमारे टीचर ने ये बताया था कि जस्ट टू कि नेचुरली हमारे साथ होता है, मतलब ना चाहते हुए भी हम 180 क्वेश्चंस में से एक दो में ऐसा कर देते हैं। हमें पहले से पता होता है कि नहीं करना चाहिए पर कर देते हैं। तो इसलिए हाँ। हमारे टीचर ने बताया था कि ऑप्शन उल्टे पढ़ो, फोर्थ से पढ़ो, थर्ड सेकंड फर्स्ट, क्योंकि हमें लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फोर्थ से पढ़ेंगे ना तो हम सारे ऑप्शंस अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। सेकंड, कंसंट्रेशन लैप्स ना हो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं तो क्या करता था, मैं तो अपने आप से बात करने लग जाता था जब मेरे को लग रहा होता था कि मेरे को नींद आने वाली है, इधर पे सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, ऐसे ऐसे करके मेरे कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होता। तो मेरे ख्याल से यही बेसिक चीजें हैं जो। मैंने बोल दिया था इसमें। अच्छा, सेकंड, तुक्का, अगला क्वेश्चन, तुक्का मारू या ना मारू हाँ मारो ध्रुव। हाँ बिल्कुल। और तुक्के को तुक्का मत कहो, तुक्के को एजुकेटेड गेस कहो, क्योंकि मतलब अगर तुम लोग खुद ही मैथ्स करो, चार क्वेश्चन है, ABCD और सबका आंसर B है, तो -1 +4 -1 -1, ठीक है। अगर एकदम रैंडमली ऑप्शन और सब कुछ हो तो भी मैथ्स के हिसाब से तुम लोग के मार्क्स पॉजिटिव में ही आने चाहिए। तो तुक्का एक अच्छा ऑप्शन है अगर नहीं आता हो तो। और इतना तो पढ़ा ही होगा कि इतना तो समझ आ जाएगा ना कि ये नहीं हो सकता। तो चार में से तुम लोग अगर एक दो भी एलिमिनेट कर दोगे तो तुम लोग की वो जो चांसेस होंगी वो और बढ़ जाएंगी।
तो तुक्का हाँ मारो, बिल्कुल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एंड में मार्क्स कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा, तो वो भी फायदा रहता है। 5 के मल्टीपल में बस सब्ट्रैक्ट कर दो जितने गलत हुए हैं। हाँ तुक्का मारो दिपेश। मैं भी ये कहूंगा कि एजुकेटेड गैस जरूर मारा करो। मैं तो कोई क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं था, मेरे लिए मार्क्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता था। हाँ और अभी एक पॉइंट इसने मेंशन किया कि एजुकेटेड में गेस मारने से फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि हमें हमें ये पता चलता है, हमें ऐसा लगता है अपने आप में कि हमें ये पता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि अगर हम क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एजुकेटेड गेस मारेंगे, एजुकेटेड गेस ये सोच के मारेंगे कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए बहुत सही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में ये डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। अगली बार अगर एक भी क्वेश्चन एक बार भी सही हो गया, तो अगली बार जब हम पेपर देने जाएंगे तो हम कॉन्फिडेंट बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि अगर हमें नहीं भी आता हो तो हम ऐसे करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी रहेगा ना, सारे क्वेश्चंस कर लिए, बस 2 ही नहीं आ रहे थे, तो अच्छा लगता है हम्म। भई भई हमारे देख के। हाँ, उस एक और इससे रिलेटेड पॉइंट है कि हम फिगर से भी आंसर्स बना सकते हैं। लाइक हाँ अगर हमें एक क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमने पढ़ा भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम। जैसे क्वेश्चन में मान लो फिगर दे रखी है 8432, तो हम कुछ भी करके मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके एक पर्टिकुलर ऑप्शन को मैच करा सकते हैं, और उसको हम टिक कर सकते हैं। मैं तो ये करता था, मेरे हिसाब से ये करने से अगर ऑप्शन कोई मैच कर गया तो उसकी पॉसिबिलिटी राइट होने की ज्यादा होती है, जो कि उसके कंपैरिजन में जो हम सोच समझ के आंसर दे के आते हैं, अगर ये मैच कर गया तो। और जब कुछ आ ही ना रहा हो तो कुछ करना सही रहता है, तो मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं। हाँ, हम लोग के तो फिजिक्स सर ने एक बार बोला था कि वो तुम लोग का जो आंसर है वो ऑप्शंस में छुपा है। ये काफी फनी लगा था हम लोगों को कि हाँ सर, ऑब्वियसली आंसर क्वेश्चन ऑप्शंस में हाँ छुपा हाँ है। हाँ हाँ तो उनका था बस ढूंढना है उसको। तो हाँ। हाँ और काफी कभी फनी भी था। हाँ, ऑप्शंस हमेशा आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करके देना तो सबसे सही रहेगा। हाँ ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो और उसके बाद आंसर दोगे, वो ज्यादा सही रहेंगे। हम्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया और हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज नहीं पता। जैसे बेसिक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा ये तो हम सब क्या हाँ कर सकते हैं हाँ कि हमारा आंसर आ रहा है साइन टू थीटा, और ऑप्शंस में दे रखे हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे ऐसे करके। तो क्या होता है, ये जो हमें हमें एल्गोरिथम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कोई भी रैंडम पुट कर देंगे। जैसे हमने पुट कर दी 30 डिग्री, और उससे हाँ हाँ निकला साइन साइन टू थीटा साइन 60 डिग्री, और हमें वो वैल्यू पता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे एक आंसर आएगा हमारा। उसके बाद हम हर ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे के वो क्या आंसर दे रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और जो ऑप्शंस मैच कर गया उसको टिक कर देंगे, वो सही रहेगा। दोबारा हम्म। बोलता हूँ, अगर नहीं पता हो साइन टू थीटा 2 sin थीटा cos थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा ऑप्शन में दे रखा है, तो हम थीटा की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट करके देख लेंगे और अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, और उस ऑप्शन को ठीक कर देंगे। हाँ ये ऑप्शंस में ये वैल्यू ठीक डाल है ना के ध्रुव? सॉल्व करना भी बहुत अच्छा तरीका होता है अगर कुछ ना आ रहा हो तो। हाँ, और नॉन मैथ्स वालों को मैट्रिक्स अच्छे से करना चाहिए। हम्म। क्रॉस प्रोडक्ट्स अच्छी तरह आनी चाहिए। मैट्रिक्स बना के क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं अच्छी तरह से उसका रिवीजन करना चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। आकाश के मॉड्यूल्स में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो बेसिक फॉर्मूले मिल जाएंगे। और लॉग की वैल्यू याद करनी चाहिए, और तो कुछ नॉन मैथ के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है हाँ जितनी जो कि एप्लीकेशन नीट फिजिक्स में में आता है। होगी तो पढ़ाई दी जाएगी, उतनी ही काम आएगी, आगे की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई मैथ्स ना ले ले पूरा, हम्म। और एक और ओवरहेड हो जाएगा। हाँ, मत लेना। हाँ मैंने ली थी मैथ्स 12 में, मैंने पूरे मतलब 12th में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, लास्ट में पढ़ के बस पासिंग मार्क्स आए थे, मैं खुश था। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो हम आंसर्स कैसे ढूंढे फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। और um, एलन में तो वो बुक सॉल्यूशन की बुकलेट देते हैं, और आकाश में मॉड्यूल के सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाते हैं। नहीं तो जाके कोचिंग में ही मांग लो, जो भी कोचिंग होगी ऑफ कोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। नहीं तो टीचर्स हैं ही,
और नहीं तो फिर लास्ट रिजॉर्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तो हैं ही, कर लो, जो नहीं आते वो डाउट्स में पूछ लो। हाँ, बस सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे। हाँ, ऑनलाइन में टेलीग्राम के ग्रुप्स बने होते हैं, हाँ, डाउट के लिए। जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया उसके लिए टेलीग्राम के वो ग्रुप बने होते हैं। इस बार बना था शायद से आकाश का, मुझे पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। और ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो आप, लॉग इन करके, कुछ कुछ आईडीज हैं। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को दो का आंसर पता है। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 12th वालों के लिए बोलूंगा, 12th वालों को तो ना ही करो, उनकी बहुत बिजी लाइफ होती है और वो सोशल मीडिया के साथ और कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। हाँ, ड्रॉप ईयर में एक अपने फोन में इंस्टॉल कर लो और उसी का यूज करते रहो। मेरे लिए वो व्हाट्सएप था, क्योंकि मैं उस पर डाउट्स भी पूछ सकता था और अगर किसी से बात करनी है तो वो भी कर सकता था। इंस्टाग्राम के चक्कर में मत पड़ना, उस पर बहुत ज्यादा अलग चीजें भी होती है चैट्स के अलावा। तो सोशल मीडिया जरूर करो, लेकिन अपने ऊपर डिसिप्लिन रखो। अगर आधा घंटा है तो आधा घंटा ही, उसके 31 मिनट्स नहीं होने चाहिए। 30 मिनट्स 130 मिनट्स, ज्यादा यूज मत करो, थोड़ा थोड़ा यूज करो डाउट सॉल्व करने के लिए, बस। ध्रुव? हाँ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके आगे क्या करोगे जाके? कॉलेज में जाना। टेलीग्राम पे तो पढ़ाई का बहुत कुछ मिल जाता है, व्हाट्सएप क्योंकि ज्यादातर लोग होते नहीं हैं, और आकाश वकाश के ग्रुप भी, जो भी कोचिंग होगी व्हाट्सएप पे ही बनेगा प्रोबेबली। तो हाँ, बस टेलीग्राम व्हाट्सएप आगे मत जाओ। नहीं, कंट्रोल है तो जा भी सकते हो, बट मत ही जाओ। ओके, अगला अगला क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव और कंपटीशन, इनमें कुछ फर्क होता है कि नहीं होता? देखो यार, कोर्स होता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिसके, हाँ, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। वो दोनों अलग अलग सीन है। सब्जेक्टिव मतलब बोर्ड्स के पेपर देना, उसमें लिखना होता है। और कंपटीशन मतलब ये सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कंपटीशन में नहीं कर पाते। बेसिकली अगर तुम्हें कंपटीशन में एक्सेल करना है, तुम्हें ज्यादा पेपर देने देने होंगे, और जितने ज्यादा पेपर दोगे तुम उतना अच्छा कंपटीशन में करोगे। सब्जेक्टिव में ऐसा कोई सीन नहीं होता। सब्जेक्टिव में अगर आपने बुक पढ़ ली और उसको बुक को पूरा छाप के आगे, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि अगर आपने बुक पढ़ ली तो आपके कंपटीशन में अच्छे मार्क्स आने हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि आप कैसे कुछ आंसर लगा रहे हो, ऑप्शंस एलिमिनेट करके लगा रहे हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सही के। अगर ये देख के लगा रहे हो कि थर्ड तो बिल्कुल सही है, नहीं कट जाएगा। इसकी वजह से कुछ जो बच्चे जो सब्जेक्टिव में अच्छे हैं, जो क्लासरूम में अच्छे हैं, वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं वहां पे, लेकिन कंपटीशन में एक्सेल नहीं कर पाते। तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक हो जाता है। ध्रुव? नहीं, मुझको इस पे कुछ नहीं कहना, नीट की बात है ये तो। हाँ, सब्जेक्ट करो, अलग अलग चीजें पढ़ो नीट के लिए। हम्म। ठीक है। रोल ऑफ फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ध्रुव तुझे बोलना था इस बारे में। मैं बोलूं? um, चलो, मेरा एक हाँ, तुम फ्रेंड बोल। था, अपूर्व। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, नाम नहीं लेनी चाहिए, प्राइवेसी। मैं ये काट दूंगा। नाम मेंशन नहीं करना। नाम नहीं मेंशन करना, अच्छा। रोल ऑफ फ्रेंड, हाँ, अच्छे दोस्त बनाओ, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन में। रोल ऑफ फ्रेंड्स में मेरे दो दोस्त थे ड्रॉप ईयर में। लाइक हम हर मतलब पूरे एक साल के पीरियड, 9 महीने का पीरियड हम जाते हैं, तो कभी कभार मन कर जाता है कि हमें, सबका मन करता है यार, कभी मॉल वॉल चले गए, वो चले गए। तो दो दोस्त रहते थे मेरे साथ। वो हमेशा मेरे को मोटिवेटेड रखते थे, लाइक नहीं यार आज नहीं चलेंगे, आज पढ़ते हैं घर पे जाके, उसके बाद करेंगे। उनकी वजह से सिर्फ मैं हमेशा मतलब अपने पूरे साल में मोटिवेटेड रहा, प्लस पढ़ता रहा। एग्जाम्स में अच्छा करने का जज्बा मेरे को उनसे आया, प्लस मैंने उनको थोड़ी फिजिक्स के वो दिया, उन्होंने मेरे को कुछ बायो के वो लिए, केमिस्ट्री। हेल्दी कंपटीशन रहा, लाइक मार्क्स बढ़ाने के लिए। मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं, मैं उनको मदद करता हूँ, उनके मार्क्स बढ़ गए। और पेरेंट्स का तो रोल हमेशा से रहता है यार। पेरेंट्स मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने मम्मी पापा से बात करके, मेरी वो डिप्रेशन जो भी होता है, या फिर कोई पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए तो खुशी जो होती है वो मैं अगर शेयर करूंगा तो मम्मी पापा कह देंगे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनके पास हमेशा एक चीज, एक एडवाइस रहती है देने के लिए। तो पेरेंट्स से डेफिनेटली टॉक करो, बहुत जरूरी रहता है और बहुत अच्छा रहता है। ड्रॉप ईयर में तो स्पेशली, 12th में तो इतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो इसलिए यहाँ पेरेंट्स के टॉक बहुत बेनिफिशियल रहता है। और फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ हेल्दी कंपटीशन रखो कि उसके इतने आगे। कुछ लोग होते हैं जो फिजिक्स में डाउन रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिजिक्स में अच्छा रहते हैं लेकिन बायो में डाउन रहते हैं। दोनों अगर
दोस्त बन गए, दोनों एक दूसरे को कुछ चीजें सिखा देंगे तो दोनों का भला होगा। बस। और वही सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी आ गई बातें कि एक जरिया ढूंढो टाइम पास का, जिसमें तुम खुश रहो, ऐसा ना लगे कि पढ़ाई बड़ी हो गई है और पूरे दिन बस पढ़ाई 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 पढ़ा और कुछ हो नहीं रहा। इसलिए अ, अच्छी रिलेशनशिप रखो, खेलने कूदने जाओ उनके साथ, कभी मूवी का प्लान हो तो मूवी देखने जाओ, ताकि तुम्हें अगला क्वेश्चन, एचसी वर्मा या इरोदो सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो एनसीईआरटी या फिंगर टिप्स एमटीजी की जो आती हैं सिर्फ नीट के लिए सॉल्व करो, वो जेई एडवांस की बुक्स मत लगाओ। हाँ, मेरे हिसाब से एचसी वर्मा इरोदो में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें करनी है तो 12th में करना, ड्रॉप ईयर में बिल्कुल मत करना। हमारे टीचर ने पहले आके बोल दिया था कि तुमने देख चुके, तुम्हारी औकात कहाँ है। ज्यादा कुछ उड़ने की जरूरत नहीं है, जितना बेसिक स्टफ है उतना करो। ड्रॉप ईयर में बिल्कुल भी इन बुक्स को छूने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं कहूँ तो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और लेकिन अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि इजी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। लेकिन अगर सिर्फ आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट करते जाओगे और आपने इजी की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप डेफिनेटली इजी में मिस्टेक बनाओगे। तो एससी वर्मा ये दो, कोई कोई अगर कोई सॉल्व कर रहा और वो आपके पास डाउट लाए तो जरूर उसके डाउट सॉल्व कर दो। ये मत कहो कि भाई अरे नहीं ये तो एससी वर्मा ये दो भाई, ये नहीं करूंगा। हाँ, डाउट सॉल्व कर दो, पर खुद सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। डाउट सॉल्व करो, बच्चे बच्चे बहुत पागल होते हैं, वो आपके पास लाते रहेंगे क्वेश्चन। हाँ, जब हम लोग का तो 12th बस यही। खत्म हुआ था, हाँ। कोर्स हो गया था, तो सतीश सर ने हम लोग को कराए थे एचसी वर्मा और रेडॉफ के अच्छे क्वेश्चंस। वही उनसे कठिन कर लेते हो तो फिर जो नॉर्मल नीट वाले होते हैं आसान लगने लगता है, तो फायदा हुआ था, बट टाइम हो तभी हाँ, अगर कोई कराते तो मत वो ही भी करो। बहुत सही है। हाँ। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन अपीयर इन नीट, मेरे हिसाब से तो यार अब वो हाँ, तुम फिर चले गए। और वैसे ये क्वेश्चन है भी बेकार। हेलो। हाय, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन इग्नोर करो, बेकार है, कोई भी। आई आवाज? हाँ, आ रही है, कोई भी गूगल कर लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? हाँ, लगाने चाहिए, रटने चाहिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऑप्शन नहीं मेरे है। हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 साल लगाने के का, पिछले प्रीवियस ईयर के क्योंकि रट लो, अगर आपने पिछले 5 साल के रट लो। अगर आपने अच्छी तरह से मॉक टेस्ट दिए और बहुत ज्यादा पेपर सॉल्व किए तो कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए। नीट का लेवल डिसाइडली समझ मैं नहीं यही आएगा रिकमेंड प्रीवियस करूंगा ईयर कि पेपर दिए बिना। प्रीवियस ईयर पेपर लगा दो, कितना टाइम लगेगा, एंड में लगाना, वेस्ट मत करो, आकाश के सर्टिफिकेट में पेपर वैल्यूएबल है। आकाश के मॉक पेपर जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। फालतू में अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर कहीं क्वेश्चन में। निकालने की जरूरत प्लस है, नीट कई का पैटर्न, आकाश के पेपर कभी नीट के पैटर्न पे वो एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, जो नीट है वही नीट के पैटर्न पे है ना। तो दो प्रीवियस ईयर पेपर, इसकी बात मत सुनो। लास्ट वाले टाइम में जो पेपर आते ना, हैं वो नीट कोई के मुसीबत पैटर्न नहीं पे ही लाते। होते हैं। हाँ, लास्ट वाले टाइम पे जो पेपर आते हैं वो नीट के पैटर्न में ही होते हैं। और प्लस क्या बोलते हैं, अलग से टाइम मत निकालना। और आखिरी के 5 दिन मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि सिर्फ एनसीईआरटी करना बायो की, अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। ठीक है, तुमने पूरे साल मॉक टेस्ट अच्छी तरह दिए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आखिरी में आकाश पेपर बनाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली उसमें इंक्लूडेड होते हैं या फिर आखिरी के उसके पैटर्न हफ्ते के में नहीं, तो क्वेश्चन आखिरी के इंक्लूडेड होते महीने हैं। में प्रीवियस ईयर तो पेपर बस लगा यही लेना। बोलेंगे। कभी भी लगा लेना, आखिरी के 5 दिन कौन कह रहा है, बट हाँ, एंडिंग के टाइम ठीक नहीं है। लगा लेना पूरा साथ में। हम्म। हम्म। अगला क्वेश्चन, क्या एमबीबीएस में जाने के बाद पढ़ाई कम हो जाती है? बता ध्रुव। चलो मोटिवेट करते हैं ना बच्चों को, क्यों अपनी दुखी भरी जिंदगी बिताना। पढ़ा। आखिरी में कर लेते हैं, एक एक क्लास जल्दी कर लेते हैं, जल्दी कर। अच्छा, ठीक है। हाँ, एमबीबीएस में पढ़ाई हाँ। कम कम नहीं होती है, बट वो कम हो जाता है जो डर होता है ना, क्योंकि एमबीबीएस में सिर्फ पास फेल हो रहा है। अभी पीजी की हम लोग की स्टार्ट हुई नहीं है, वरना उसका भी टाइम आएगा। तो हाँ, इतना कुछ आसान नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है काफी, सिर्फ पास होना है। और मुझको दीपेश की बड़ी सी स्माइल दिख रही है, ये झूठ ना, ठीक है ना, पढ़ना है, पढ़ना एक्चुअली बस पड़ेगा। प्रेशर कम हो जाए। हाँ। हाँ, पढ़ना सिलेबस ज्यादा होता है एमबीबीएस का, लेकिन हमें पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं जो कि हाँ, कम होते हैं, तो 50% थोड़ा सा प्रेशर तो कम हो जाता है, पर पढ़ाई कम नहीं होती। चीजें छोड़ ठीक है। सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केवीपीवाई और हाँ, अगला क्वेश्चन, केवीपीवाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था केवीपीवाई में? बता ध्रुव। केवीपी हुआ,
देना है दे दो, एमबीबीएस करो तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमबीबीएस में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऐसे ही मजे में एबिलिटी टेस्ट करनी है तो दे दो। एक्सपीरियंस बढ़िया था, ठीक था, अच्छा था केमिस्ट्री का। ओके, क्या मैं रेलेवेंट क्वेश्चन की बात तीसरी कर रहा हूँ, डीप। अगला क्वेश्चन। एमबीबीएस, गोइंग अब्रॉड फ्रॉम एमबीबीएस, इज इट अ गुड ऑप्शन? अब मैं तो ये कहूंगा कि एमबीबीएस कहीं से भी करो सही है, और बाहर जाने से थोड़ा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है, तो इसलिए जाना है तो जा दो। लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे चाइना, या फिर वो जिसकी मतलब इंटर्नशिप शायद से इंडिया में मानी नहीं जाती, और कुछ करना पड़ता है। रशिया में शायद से एमबीबीएस करने के बाद कोई पेपर देना होता है। तो ये पूरी रिसर्च करके जाना अगर जाना है तो। और मैसेज तो बहुत एमबीबीएस आते कहीं से भी हैं करो, फोन पे। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ फोन पे बहुत मैसेज आता है ना एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड के, तुम्हें भी आते होंगे। हाँ, बहुत आता था। हाँ वही, वो तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाउ वाज आवर बोर्ड 11 12th रिजल्ट? बता दो कितना आए थे बोर्ड्स में? अच्छे थे, बोर्ड के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। दीपेश बहुत टाइम हो रहा है, अच्छा चल ठीक है। ये सब बच्चे ये सब। अच्छा ठीक है, लास्ट लास्ट हाँ हाँ। लास्ट लास्ट फॉर्मूला भूल गए तो याद कैसे करें? फॉर्मूला भूलने नहीं, फॉर्मूला रट लो। वो मैंने बोला था ना, फिजिक्स की हैंडबुक आती है एलन की, उसको रट लो। नहीं तो खुद अपनी फॉर्मूला हैंडबुक बना लो, आकाश की मॉड्यूल के पीछे भी हर चैप्टर के बाद फॉर्मूले दिए होते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। या तो एक जगह लिख लो, नहीं तो पता रखो कहाँ लिखे हैं और हाँ रटते रहो। और दीपेश का अपना तरीके गो। कितना अच्छा लगता है गो बोलना। हाँ, फॉर्मूला याद करते वक्त ये देख लो कि ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। अगर भूल भी जाते हो तो जब एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या गिवन है, और उसी से कोई फॉर्मूला बना कर देखो खुद। मतलब क्वेश्चन ऐसे छोड़ मत दो कि मतलब फॉर्मूला नहीं आता तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं। अच्छी तरह से एक बार देखो दे क्या क्या रखा है, और मैं कोई एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि नहीं। अगर बना लिया तो उससे एक ऑप्शन मतलब आंसर लाने की कोशिश करो, और फिर देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर गया तो आपके बल्ले बल्ले, फॉर्मूला सही लग गया आपका। नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई और फॉर्मूला ट्राई करो। ऐसे ऐसे करके कोशिश करो कि ऑप्शन लगाओ। और फॉर्मूला भूलने के नहीं होते, जैसे उसने बताया हैंडबुक वैंडबुक बहुत आती है, लास्ट में नीट से पहले एक बार करके जाना फॉर्मूला, सही रहेगा। फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस आपके हिसाब से भी क्या रैंकिंग होंगे? ध्रुव बता, तेरे हिसाब से क्या रैंकिंग होंगी? ओके, मैं उसकी लिस्ट इस वीडियो में डाल दूंगा, अभी शायद दिख रही होगी। तो ये वो है जो बच्चों ने काउंसलिंग में प्रेफर किया है। तो अगर सारे टॉप के बच्चे ऑफ कोर्स एम्स ही लिया तो एम्स ही नंबर वन है। इस हिसाब से जो लिस्ट है मैं वो डाल दूंगा। ट्राई करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कहीं कुछ हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैं डाल के मैसेज कर दूंगा अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। ओके, मोटिवेशन टाइम। ठीक है, मोटिवेट अगला मोटिवेशन स्टार्ट। हाँ, पहले मैं समराइज करूंगा करना क्या है। नीट क्रैक करने के लिए पहले तो um, एक कोई कोचिंग तो वैसे नेसेसरी है ना, उसको फॉलो करो अच्छे से। ज़्यादा 3 4 कोचिंग की डीएलपी लेके उनका दिमाग मत खराब करो। और एनसीईआरटी मॉड्यूल्स कर रहे हो करो, बट एनसीईआरटी आनी चाहिए। और तीसरा, सिली मिस्टेक और ऐसी फालतू हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो बुरा लगता है। बस। दिपेश। यार वही है, मतलब अगर तुम पढ़ नहीं रहे तो पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ उसके लिए क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले अगर अगर बेसिकली स्टार्ट करना है तो एक एग्जाम दे के देख लो। एग्जाम दोगे अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा खुद मन करेगा पढ़ने का। ये चीज है। और अपनी सेल्फ ईगो रखो यार। मतलब ये रखो कि रैंकिंग उसकी ज्यादा है, मेरी कम है, क्यों ऐसा क्यों? मतलब रैंकिंग नहीं, मार्क्स का अगर देखेंगे उसके ज्यादा है मेरे कम है, क्यों? अपनी ईगो रखो, अपने कि अपने आप से करो, सेल्फ टॉक किया करो। ये देखो आपने मतलब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी। थोड़ा तो मतलब आप उनको भी रीपे करोगे कि उनको भी कुछ मतलब मिले, कुछ फ्लॉन्ट करने के लिए मिले कि भाई हमारे बेटे या बेटी ने ये सब कर दिया, कि उन्होंने भी इतना ट्रस्ट दिखाया तुम पे, इतने पैसे दे रहे हैं, तो यार इतना तो कर ही सकते हो तुम। आ, मैं तो हमेशा अपने दोस्त से यही कहता था कि यार हमें इतना ही एफर्ट देना है नीट में, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा नहीं होता तो कम से कम हम अपने आप से ये बोल सके कि यार हमने अपना पूरा ट्राई किया, अब किस्मत में था नहीं हुआ। ये ना बोले कि यार थोड़ा सा और करते तो हो जाता।
रश्मि जो दूसरी हाँ वाली स्टेटमेंट है ना, वो जब भी बोलोगे ना तो बहुत पेन होगा। और प्लस अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से, अगर नहीं भी होता ना तो तुम्हारे को ऑलरेडी एज है और लोगों के ऊपर अलग कॉम्पिटिशन्स के, तो इसलिए अच्छी तरह करो। और ओके, दीपेश की आवाज चली गई तो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो मॉक पेपर्स हैं उनको मॉक की तरह मत दो, उनको एकदम प्रॉपर यही सोच के दो कि ये नीट का पेपर होता तो मैं कैसे देता। ये नहीं कि मॉक है कोई बात नहीं चलो छोड़ देते हैं, ऐसे बेकार से देते हैं, टाइम नहीं लगाना, जल्दी जाके आइसक्रीम खा लेंगे, ये सब मत करना, अच्छे से दे देना। और अब दीपेश वापस आ गया, बोलो। और मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनो हर सुबह, बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। थोड़ी टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही कर जाएंगे। हाँ, खुद से बात करो, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार डरो, पेपर से डरो, मतलब जब तक पेपर नहीं होता तब तक डरो, मार्क्स के बाद मत डरो कि मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। लेकिन पेपर से थोड़ा सा तो डर रखो। अगर मेरे लिए तो बहुत मदद करता है, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब पेपर का एक अलग सा डर होता है मेरे में, तो इसलिए मैं अपने आप पढ़ाई कर ले रहता हूँ। और ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि जैसे तुम कल से ही स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट कर दो, करना तुम्हें खुद ही है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जो चीजें मेरे लिए हेल्पफुल रही वो मैं बता सकता हूँ। और मैं कैसे करता था चीजें, करना तो तुम्हें खुद से ही है। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। इससे बढ़िया सो जाओ थोड़ी देर, 5-10 मिनट, जितना भी तुम सोते हो, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ। टाइम मीडिया सोशल मीडिया पे टाइम करना बंद करो, खेल आओ बाहर। और क्या बोले। हाँ, और ये मत हाँ, सोचना कि टाइम मोटिवेटिंग कम है, कोट सुन बहुत लेना लेट हो जैसे। गया है, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो टाइम और कम ही हो रहा है, टाइम बढ़ तो जा नहीं रहा है। और पढ़ने में सबसे मुश्किल यही होता है ना, एक बार स्टार्ट कर देना, तो एक बार स्टार्ट कर दो उसके बाद खुद ही हो ही जाएगा। हाँ, मोटिवेटिंग कोट सुन लो, फिल्म्स के हाँ बहुत सारे हैं। जैसे एक तो मैं हमेशा सुनता था कि एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज तले दब जाएगा। अ- अच्छा लगता है सुन के। और मोटिवेशन तो आती ही रहती है। प्लस अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, वो तुम्हें मोटिवेट करते रहेंगे जब तुम डाउन होगे, जब तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे वगैरह वगैरह। और रुक जा, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोट हाँ, मत लो। कुछ चीजें मेरे लिए हेल्पफुल रही जिसमें रुक तो जा, हाँ कोट नहीं, जैसे कि मैंने हमारे टीचर ने बोला था कि एक्सपेक्टेड स्कोर जो तुम अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नीट में तुम्हें क्या लाना चाहिए, वो अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में लिख दो। हाँ। उससे उससे क्या फायदा हो, जब भी तुम कॉपी खोलोगे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए हेल्पफुल रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड स्कोर के फिजिक्स में कितना चाहिए, केमिस्ट्री में कितना चाहिए, बायो में कितना चाहिए। जो भी मेरे से बात करता है मैं तो उसको बोलता हूँ मैं ये जरूर लिख। और अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में कुछ मोटिवेटिंग कोट्स लिख लो, आखिरी में बहुत मदद करेगा। हम्म, वही, अभी टाइम है, एटलीस्ट जब वीडियो बन रही है तब तक तो टाइम है अभी नीट में, तो यही टाइम यूज करो। कोविड चल रहा है तो घर पे बैठे हो, फ्री टाइम है, फैमिली के साथ स्पेंड करो, पढ़ाई करो, यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। टीवी सीरीज और ये सब मतलब देख लो, थोड़ा बहुत देख लो। टीवी सीरीज तो मत ही देखना, क्योंकि फिर उसमें अगला एपिसोड होते होते पूरी देख जाओगे। मूवी देख सकते हो बीच बीच में, वीकेंड्स टाइप, चीट डेज पे। हाँ, और तो फैमिली फंक्शंस में जाने के लिए पेपर मत छोड़ना यार। पेपर कभी नहीं छोड़ना है, पेपर फैमिली फंक्शन में जितना जाने भी के लिए पढ़ाओ बिल्कुल पेपर मत नहीं छोड़ना। जाते हो तो भी पेपर देना है। पेपर सारे दो। हाँ, पेपर के डर से पढ़ाई हो जाती है, वैसी पढ़ाई तुम लोग नॉर्मली करोगे तो नहीं होगा। और पेपर करने से जो पता चलता है, इंसाइट मिलती है क्या आता है क्या नहीं आता है, वो भी पढ़ने से कभी नहीं आएगी। वाह कितनी अच्छी लाइन थी। ओके, तो शायद पेश का नेट खराब हो रहा है, तो एंड करते हैं। थैंक यू सुनने के लिए, अगर जस्ट इन केस पूरा सुना। नहीं तो हाँ दिपेश, मुझको सतीश सर ने पढ़ाया, तो हाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस देखी मैंने, पसंद आई थी, तो इसीलिए उनके यूट्यूब चैनल के लिए सोचा हम लोग भी एक वीडियो बनाए। दिपेश मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, वो सतीश सर से नहीं पढ़ा है, बट उसको इंटरेस्ट था सबको लाइक एक बताने में, क्योंकि उससे जो लोग पूछते हैं तो सबको इंडिविजुअली बताता है, उससे सोचा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, सतीश सर का फेमस यूट्यूब चैनल, तो उस पर डालेंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सतीश सर। और दिपेश वापस आ गया क्या? दिपेश मैं एंड कर चुका हूँ, कुछ बोलना है?
हाँ तो बस मैं गुड लक बोल दूं। ओह हाँ श्योर, ऑल द बेस्ट। नहीं, हाँ हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग कभी भी हो रही है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ऑल द बेस्ट यार, सबको अच्छा करना।